नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। पेश आज का न्यूज पॉइंट। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस लोकप्रियता के साथ दिल्ली में बनी, प्रतिशत सीटें, कोई भी आकलन आप करिए, ऐसा कई वर्ष हो गए मुझे भारतीय प्रजातंत्र को देखते हुए बहुत कम होता है। लेकिन जब से यह सरकार बनी है तब से अलग अलग मुद्दों पर सीधे टकराव में यह है केंद्र से और खास तौर पर नजीब जंग से। अब मसला तब भी उठने लगा था कि भाई दायरे में, अधिकार क्षेत्र में, ताकत के हिसाब से, ऑपरेशनैलिटी के हिसाब से किसके अधिकार में क्या क्या है और कितना है, यह प्रश्न तब भी उठा था। यह मसला फिर अदालत पहुंचा। आज की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि वो इस मामले पर कोई सुनवाई करेगा। वो मामला जिसमें प्ली ये है, आग्रह ये किया जा रहा है कि आप या सिस्टम या सरकार जो है वो स्पष्ट करे कि किसका कितना अधिकार क्षेत्र है केंद्र का दिल्ली पर और दिल्ली की चुनी हुई सरकार का दिल्ली पर। यह मसला फिलहाल बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करने वाली है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए। तो हमारे साथ खास मेहमान जो यहां पर हैं, संजय हेगड़े, सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के पहले भी मेरे साथ रह चुके हैं। प्रोफेसर कमल मित्र शेनॉय हैं जो कि आप सब जानते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में अपनी राय एक रखते हैं, और विजेंद्र गुप्ता है जो कि लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली के एकमात्र जो बचे हुए असेंबली में लीडर हैं, तीन ही हैं वहां पर, उनमें से एक हैं विजेंद्र गुप्ता साहब। संजय हेगड़े, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा ये जानने के लिए कि इस मसले को क्या हम वाकई अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए झटका मांगने? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि किसी एक के लिए झटका है या किसी एक की जीत हुई है। हाँ। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि फिलहाल हम ये मामले में हम हाथ नहीं डालेंगे, हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसके कई कारण हैं। एक तो ये मसला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो उनके ऊपर अपील कोर्ट कोई होता नहीं है। तो अमूमन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप जिस अदालत से आए वही वापस जाए। हाँ, कि पहले आप हाई कोर्ट में सुनवाई कर लीजिएगा। हाई कोर्ट फैसला जब करती है तब एक अपील तो होना चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है। दूसरी ये पॉइंट है कि आखिरकार यहाँ एक संवैधानिक प्रावधान है 239AA, उसके इंटरप्रिटेशन का, और जब इंटरप्रेट करना पड़ता है पहली बार तो कम से कम 5 जजों की जरूरत होती है। तो 5 सुप्रीम कोर्ट जजों को एक मसले पर बांधे रखना, आजकल खास करके जब बहुत सारे जज रिटायर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट को ये लगता होगा कि फिलहाल में ये मामला सुनना नहीं चाहिए। प्रोफेसर, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट या टकराव लगातार बना हुआ है, और क्या ये वाकई कभी, जब तक कि, क्योंकि जैसे मैंने कहा कमाल की जीत हासिल करके केजरीवाल आए हैं तो स्वाभाविक है सरकार अपना पूरा टर्म में तो हिल भी नहीं सकती, और क्या ये स्थिति बनी रहेगी? देखिए, पहले बात यह है कि बहुत सारे लोग, राजनीतिज्ञ भी हमारे संविधान को नहीं समझते हैं। ठीक है, हम कहते रहते हैं कि हमारी फेडरल संविधान है, मगर फेडरल शब्द, फेडरलिज्म शब्द, फेडरेशन शब्द संविधान में है ही नहीं। और संविधान में जो हक है वो ज्यादातर केंद्र के पास है। आम आदमी के लिए दिक्कत यह है कि ना वो स्टेट है ना वो यूनियन टेरिटरी है। तो यदि उनका केस सुप्रीम कोर्ट को लेना होगा तो वो एक अच्छा खासा सीधा केस नहीं होगा, क्योंकि कई मुद्दे देखने होंगे कि अच्छा, क्या इस जगह को राज्य का स्तर दिया जाए कि या यूनियन टेरिटरी का स्तर दिया जाए, क्योंकि संविधान में कोई बीच में कुछ है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो ज्यादा हक है, बहुत ज्यादा हक केंद्र के पास है। यूनियन टेरिटरी और राज्य के पास बहुत कम हक है उनके तुलना में। उनका करीब 140 से ज्यादा है,
इनका 66 है, और जो कंकरेंट लिस्ट है 47 का, उसमें यूनियन गवर्नमेंट यदि चाहे वो ओवर रूल कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल को तो ये जानना चाहिए था, क्योंकि हर एक राज्य में यही होता है। पूछ रहा हूं आपसे, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं आपको, संजय को सुना मैंने एक पॉइंट रखा था और आप में से सबको आजादी उसको खारिज करने की। जब अरविंद केजरीवाल बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत स्पष्ट उनको तभी हो गया था घटनाओं से, घटनाक्रम से, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास क्या ताकत होती है। तो शुरुआत से एक बात जो मेरे समझ के बाहर है कि क्या अरविंद केजरीवाल नए नए तरीके टकराव के, कॉन्फ्लिक्ट के ढूंढते रहते हैं। उनको तो पता है बहुत अच्छी तरह से, उनको ये 70 में से 67 सीट्स जीतने पर मालूम था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास दायरेबद्ध तरीके से क्या क्या ताकतें हैं, उनको बहुत अच्छे से पता। देखिए, पहले वो तो चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट से, हाँ। सर्वोच्च न्यायालय से, कि स्पष्टीकरण हो, हाँ। कि हमको क्या राज्य का हक मिलेगा या हम यूटी में फंसे रहेंगे। वो एक बात। दूसरी बात ये है कि कई जो अधिकारी हैं केंद्र के, उन्हें कुछ ज्यादा बोल लिया। जैसे कमिश्नर बस्सी, वो कहते रहे कि दिल्ली के लिए बेहतर होगा यदि पुलिस केंद्र सरकार के नीचे हो। अब जो अफसर हैं वर्दी वाले, वो राजनीतिक बात नहीं करते हैं। मगर ये हुआ। अच्छा, नजीब जंग के साथ एक मतलब कंफ्यूजन ये है, नजीब जंग अपने मर्जी से सब कुछ नहीं कह रहा है। जो केंद्र सरकार की राय है वो नजीब जंग की राय है। मगर क्यों नजीब जंग का शक्ल जो है वहां, तो नजीब जंग के साथ वार हो रहा है। असली जो टक्कर है वो इस सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में है। और ये अरविंद केजरीवाल के पास कोई और रास्ता था नहीं। यदि आपको दिल्ली में राज करना है तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं असली टक्कर अरविंद केजरीवाल वर्सेस बीजेपी गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है और ये टक्कर ऐसी ही रहेगी। जी ठीक है, मैं इसलिए इसी पॉइंट पे विजेंद्र गुप्ता साहब को लाता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी, ये टक्कर आपके और दिल्ली की गवर्नमेंट, यानी कि आपसे मेरा मतलब आप दिल्ली से हैं, लेकिन आपकी जो दिल्ली में केंद्र की सरकार है, और ये ऐसी ही रहेगी, इससे कोई फिलहाल मसला या हल निकलने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। आप भी ये मानते हैं? देखिए, अभी ज्ञान में आपको 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं। जी बताइए। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है दिल्ली सरकार को, एक बहुत बड़ी हार हुई है। क्योंकि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है और सरकार को अब लग गया है कि 239AA का जो प्रावधान है, जो स्पेशल स्टेटस है दिल्ली की असेंबली का और यूनियन टेरिटरी का, उसको इन्होंने बार बार ओवर रूल किया है, संविधान की अवहेलनाएं की हैं। और 21 मई 2015 का जो नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट गई थी ये सरकार। और इन्होंने बार बार कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बैठाई, बार बार इन्होंने उल्लंघन किया। और अब इनको लग रहा है कि इनकी बाजी पूरी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसमें भी ये साफ नजर आ गया है। क्योंकि बालाकृष्ण कमेटी जो 1989 में बनी थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जिनकी रिपोर्ट्स के आधार पर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुए थे, उसमें इसकी पूरी 239AA की भावना स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। तो ये ना बीजेपी का मामला है, ना ये केंद्र सरकार का, ये मामला है संविधान विरोधी गतिविधियों का, असंवैधानिक कार्यों का। जानबूझकर संविधान की अवहेलना दिल्ली सरकार ने बार बार की है। और उपराज्यपाल चूंकि एक तरह के कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये उनका अधिकार भी है और ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि जो भी संविधान का उल्लंघन करेगा या संवैधानिक परंपराओं की जहां जहां अवहेलना होगी वहां पर उसको चेक करना, क्योंकि वो बेसिकली राष्ट्रपति के नॉमिनी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के बिहाफ पर वो केंद्र सरकार तो ठीक है, हाँ। लेकिन अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली की जो एक पैटर्न है वो भारत के राष्ट्रपति हैं और उनके एक दूत के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तमाचा दिल्ली की सरकार को, और इसलिए दिल्ली की सरकार बार बार, अभी कितने बिल इनके रुक गए। तब तो पहले कहते रहे हमें काम नहीं करने दे रहे, अब कह रहे हैं असेंबली के अंदर खड़े होकर कि हमारे बिल वापस दे दो, हम इसको दोबारा ठीक करके ले आएंगे।
भाई आपको समझ में आ रही है 1 साल के बाद कि आपके बिल ठीक नहीं है, और 1 साल पहले आप कह रहे थे आगे कि पॉइंट भारत सरकार हमको काम नहीं करने दे रही। मोदी जी, भारत सरकार भी नहीं, मोदी जी हमको काम नहीं करने दे कि रही। ये दिल्ली की सरकार को झटका है जो सुप्रीम कोर्ट ने आप कहा है। इसके आगे का आपका पॉइंट क्या है? क्या आपको लोगों को लगता है कि ये जो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अनईजी रिलेशनशिप है, मुश्किल का जो रिश्ता है, ये ऐसे ही चलेगा, ये बदलेगा नहीं, या कभी ऐसी स्थिति आएगी कि समन्वय के साथ दिल्ली सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार काम करेंगे? देखिए, हमारा कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इसमें कोई मायने नहीं रखता। ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और भारत का संविधान है। संविधान के बाहर जो भी जाएगा, और हाई कोर्ट में फैसले सामने आ जाएंगे, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये सुप्रीम कोर्ट क्या करने गए थे। क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, और वो अपनी खोई हुई साख जो और खो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में, उसको किसी तरह जितना बचा सके बचा लें, या देखिए जितना डिले कर सके हम कर इस्तेमाल किया है। लेकिन वास्तविकता ये है, रुकिए, साख आपका पॉलिटिकल शब्द है तो वो मैं क्लियर कर लूं, क्योंकि चुनाव जो है वो साख तय करता है नेताओं की और पार्टियों की, तो उसमें बहुत बड़ी जीत, उसमें आपकी साख घुस गई है 3 सीटों पर, तो वो अलग स्थिति। हम एक जो संवैधानिक बहस हो रही है हम उसको समझे। संजय हेगड़े, जब अगर ये विजय जी प्लीज आज दिल्ली ठप पड़ी है, हाँ ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी हार है। अब इस सिचुएशन में, क्योंकि मेरे साथ एक छोटी सी लिस्ट वो भी है जो फैसले इनकी गवर्नमेंट ने लिए थे और एलजी ने जिसको ओवरटर्न किया है, आइडियली क्या होना चाहिए? क्या हाई कोर्ट जल्दी से जल्दी फिर ये ना सुनकर तय करे जो भी इसका प्रोसीजर है सुनवाई का, और ये बताए कि भाई किसके पास कितनी ताकतें हैं और कौन दिल्ली किस तरह से चला सकता है? नहीं तो क्या होगा कि आम आदमी पार्टी को भी एक सियासी हथियार मिलेगा जिससे वो बार बार चोट करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन केंद्र की सरकार ने हमें दिल्ली के लिए ये करने नहीं दिया। देखिए, कोर्ट तो कोई पॉलिटिकल मामले में ना इस पक्ष पे है या उस पक्ष पे है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोर्ट को तो मैं ये मानता हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, हाँ, उसको जल्दी से जल्द निपटाना चाहिए कोर्ट को। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट को फैसला जल्दी सुना देना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को कोई ना कोई चुनौती भी दे देगा और मामला फिर वापस सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। और इस वक्त, और जब वो वापस सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच के एक कंसिडर्ड जजमेंट होगा, और उस जजमेंट के तहत काफी सारे मुद्दे सॉल्व होंगे और जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है वो काफी कम हो जाएगा। तो और फिर वो सुप्रीम कोर्ट की प्रणाली है। पर ये जो एक दिल्ली में सरकार है, ये मैं मानता हूं एक कॉन्स्टिट्यूशनल हाइब्रिड है। ना ये फुल स्टेट है, ना ये बिल्कुल यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो 239AA है वो एक नया प्रावधान है जो 1990 में के करीब लाया गया था, और उसके तहत जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है कि स्टेट के सारे अधिकार दिल्ली स्टेट को है, पर सिवाय 3 सब्जेक्ट छोड़ के, पर वो जो 3 सब्जेक्ट है वो भी काफी ब्रॉड है।